ठीक है। आज हम क्या शुरू करते हैं, आज हम शुरू करते हैं क्या, वज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती है यानी दो रैखिक समीकरण होते हैं। जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जो दी होती है यानी रैखिक समीकरण जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, रैखिक समीकरण जो लिखा होता है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, दो वेरिएबल वाले। क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, यही तो फॉर्म होती है। और यहाँ क्या होता है, a2x होता है, b2y होता है और यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये चीज़ होता है हमारे पास, है ना। तो अगर इसके सॉल्यूशन निकल जाएंगे, अगर इसके सॉल्यूशन हैं तो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा कि कोई हल है या नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है सबसे पहले क्या, कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 के बराबर है। तो इसके तो बहुत सारे हल होंगे, a1/a2 b1/b2 और बस यहीं पे कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसके बहुत सारे अनेक हल होंगे। इसके क्या होंगे, अनेक हल यानी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। हमने पढ़ा था ना ये पहले ही। ठीक है, और इसका क्या होता है, एक हल होता है ना, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, यही तो होता है हमारे पास। और अगला जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं होता, यही तो पढ़ा था हमने, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो दे रखा है हमारे पास, अब इसके सॉल्यूशन निकलेंगे और इसके नहीं निकलेंगे, मतलब इसके नहीं निकलेंगे। ठीक है, इन दोनों के निकलते हैं सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन नहीं निकलते। तो जब भी इक्वेशन आएगी तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले इनके सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है तो आगे होगा, नहीं है तो आगे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वज्र गुणनखंड की बात करूं, यहाँ तक तो हमें पता था पहले ही। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड में कभी भी x और y की जो वैल्यू निकाली जाती है वो कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, कैसे, हमें सबसे पहले क्या होता है, x दिया होता है, y दिया होता है और इक्वल टू में 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। देखो, इसको याद करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, याद करने का जो तरीका है, 2 3 1 2। ठीक है, इस तरीके से याद रखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, b1/b2, b1 और b2 इस तरीके से आ गया। फिर क्या आ जाएगा, c1 c2, फिर a1 a2 और फिर क्या आ जाएगा, b1 b2। यानी 23 12 जो हमारा जो दे रखा है। ठीक है, ये तो इसको गाड़ी के नंबर से याद कर लो, चाहे 2 3 1 2 करके याद कर लो। ठीक है, कैसे भी याद कर लो, लेकिन याद कर लेना। 2 का मतलब b, 3 का मतलब c1 c2। ठीक है, फिर 1 का मतलब a1 a2 और 2 का मतलब फिर से b1 b2, है ना। ये सेकंड वाले टर्म का है इसलिए हमने 2 लिख दिया, ये थर्ड वाले टर्म का है इसलिए हमने इसको 3 लिख दिया, ये फर्स्ट वाले टर्म का इसलिए हमने उसको 1 लिख दिया। ठीक है, हालांकि ये लिखते नहीं है ऊपर, क्या नहीं करते, ऊपर नहीं लिखते। अब यहाँ देखो, क्योंकि हमारे पास दे रखा है ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। तो मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी पहले और फिर माइनस कर दिया जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे करके। यानी x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास क्या आ जाएगी, b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। ये आ गया, है ना, इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा मेरे पास, y की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी मेरे पास, c1 मल्टीप्लाई a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई a1। ये आ गया। ऐसी लास्ट वाली 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a1 मल्टीप्लाई b2, ठीक है, माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया। अब ये जो वैल्यू है बाद में हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को क्या करना है, एक बार इसके बराबर लेना है। ठीक है, यानी इसको और इसको साथ में लेना है
और फिर क्या लेना है, फिर इसको और इसको साथ में लेना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल तो इसको उतारो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 3.5 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्या बताना है, यूनिक सॉल्यूशन है किसका है या किसका नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, किसके यूनिक सॉल्यूशन है, किसके नो सॉल्यूशन है और किसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। यानी कोई एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या बहुत सारे अनेक हल होंगे। ठीक है, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है उसका, यानी अगर उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यानी कोई एक हल है, तो उसका हमें क्या निकालना, गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना, उसका सॉल्यूशन करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसका सॉल्यूशन करना है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट जो दे रखा है हमें x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ऐसी x 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं इनके, कि इनके हल जो हैं वो किस तरीके से हैं, यानी एक यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, यानी क्या है, कोई एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, ये तीनों देखते हैं। तो सबसे पहले ए की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें, a1 की जो वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं होता 1 होता है। ऐसे ही b1 की वैल्यू जो हो जाएगी -3 और c1 की जो वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, b2 की वैल्यू -9 आ गया और c2 की जो वैल्यू आ गई -2 आ गया। अब यहाँ देखो, हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके चेक कर दें। चलो, 1/3 -3/9 और -3/2। अब यहाँ देखो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये कट नहीं रहा, ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो कितने हल है इसके, कोई हल नहीं होगा इसका, है ना। यानी इसके जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, है ना। समझ में आ गया, यानी हाँ बोलो। तो ये काटा है ना, यही तो मैंने तुम्हें पहले, ये मैंने क्या बताया था तुम्हें जब शुरू में पढ़ा रहा था मैं। घर जाके एक भी बार कॉपी खोल के तो देखते नहीं हो, कहाँ समझ में आएगा कि कौन सा हल है किसका हल नहीं है। कट गया तो क्या हो गया, हम ये चीज़ चेक करते हैं ना इसमें कि a1 a2 और b1 b2 बराबर है। अगर c1 c2 के बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा। यही तो चेक करते थे हम शुरुआत में, कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ देखो, आगे देखो, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, यानी इसका कोई हल नहीं निकल रहा, यानी इसको आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, ख़त्म हो गया यहीं पे। चलो आगे देखते हैं। आगे जब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ पहले का दूसरा पार्ट, 2x प्लस वाई बराबर में 5 दे रखा है ना, बराबर में 5 दे रखा है, यानी ये ऐसे दे रखा है। मैंने क्या कर दिया, इसको इधर लेके आ गया, तो -5 बराबर 0 आ जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है। फिर से इसको इधर लेके आ गया तो क्या हो गया, बराबर 0। ठीक है, इसमें भी a1 a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 2, b1 1, c1 -5, a2 3, b2 2, c2 -8। ये आ गया हमारे पास। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यही चीज़ें तो देखनी है हमें। तो अब इसको इसमें रख के देखते हैं। तो हमें क्या रखा है, 2/3 और 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, पहले ही बराबर नहीं मिल रहे, तो यानी इसका कितने हल होंगे, एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यानी क्या होगा, एक हल है।
है ना, यानी यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आ गया हमारे पास एक हल आ गया, तो यानी इसका हल निकालना पड़ेगा हमें वज्रगुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलो वज्रगुणनखंड विधि से इसका हल निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूँ। तो फर्स्ट वाले हमने क्या किया, फर्स्ट का सुन लो, हमने फर्स्ट का क्या किया कि यहाँ पे हमने यूनिक सॉल्यूशन निकाल दिया था। हमने ये बता दिया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यानी एक सॉल्यूशन निकल रहा है, कोई एक हल निकल रहा है, तो हम इसको आगे किससे सॉल्व करेंगे, वज्रगुणनखंड विधि से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास पता है कि A1 की वैल्यू जो दे रखी है 2 दे रखी है, B1 की वैल्यू जो दे रखी है 1 दे रखी है, और C1 की वैल्यू -5 दे रखा है। ऐसे ही A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8 ये दे रखा हमें। तो x, y और 1 लेते हैं, चलो थोड़ा पास ले लेते हैं ना, x, y और 1 ले लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले B1 की वैल्यू यानी 2, 3, 1, 2 इस तरीके से याद करते हैं, है ना, 23, 12। अब हमने क्या किया, 1, 2 और यहाँ क्या आ जाएगा -5, -8, फिर 2, 3 और फिर 1, 2, है ना। इसको लिखना मत कभी भी, बस ध्यान रखना ये। हाँ, तो हमारे पास जो x की वैल्यू, इसकी जो मल्टीप्लाई इससे होगी, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 यानी माइनस का 8 आ गया, फिर -2 पंचे 10 माइनस का 10 आ गया। समझ में आ गया, आ रहा है ना समझ में। ऐसे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 5 या 15 माइनस का 15, फिर माइनस लगेगा, 8 दूनी 16 यानी माइनस का 16 आ गया समझ में, है ना। ऐसे क्या होगा, 1 की वैल्यू के साथ आएगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 ये आ गया हमारे पास। कहाँ पे, यहाँ पे, ये बीच में माइनस ही तो होता, सब में माइनस माइनस लग तो रहा है, यही तो बताया था मैंने शुरू में, ध्यान नहीं देते ना। आगे देखो ये क्या आ गया, सुन लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 x अपॉन 8 + 10 हो जाएगा। x अपॉन क्या आ गया, 8 + 10, माइनस का 8 प्लस का 10 आ गया, माइनस का 8 तो है ही ना, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = y अपॉन माइनस का 15 और प्लस का 16 आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, ऐसे क्या आ जाएगा ये 1/1 ये आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 और ये 1/1। अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ ले लिया, है कि नहीं, तो क्या हो गया x/2 = 1/1। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x एकम 1, 2 एकम 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और ऐसे ही y के साथ क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो यही 2 वैल्यू हमें निकालनी थी, फाइंड करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आ रहा है ना। यही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट के हमने क्या कर लिया, हमने फर्स्ट के 2 पार्ट कर लिए, बाकी 2 पार्ट क्या हो सकते हैं आराम से घर पे कर लेना। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी हमें a और b की किस वैल्यू के लिए, जो हमें नीचे दोनों जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो अगर मुझे क्या निकालने हैं उनके, मैंने सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो चलो पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो, सबसे पहला इक्वेशन 2x + 3y = 7 ये दे रखा है हमें, है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, a - bx a + by = 3a + b और -2 ये दे रखा है हमें ये दे रखा है ना। हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि a और b की किस वैल्यू के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x + 3y - 7 = 0।
आगे क्या दे रखा है, a माइनस बी एक्स प्लस ठीक है y दे रखा है, और माइनस का क्या आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो a और b के क्या है, मैंने सॉल्यूशंस है ना। तो मैंने जब हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी अनेक जब हल होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास a1/a2 की वैल्यू क्या होती है, ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, होती है कि नहीं होती बराबर, ये तो पढ़ा था हमने। चलो तो a की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, b1 आ गया 3 और c1 आ गया -7, a2 आ गया क्या a माइनस बी है ना, b2 क्या आ गया a प्लस बी, और c2 क्या आ गया -3a प्लस बी -2, इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 2 है 2, ठीक है, ये आ गया। अब चलो इस वाले इसमें रखते हैं हम। ठीक है, तो 2/a माइनस बी इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -7/-3 प्लस बी -2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल है कि नहीं, यानी हमारे पास क्या आ गया 2 × a प्लस बी, सॉरी माइनस है ना, 3a प्लस बी 7 3a प्लस बी -2, ये आ गया हमारे पास। चलो इसका हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, इसको इसके साथ ले लें, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी -2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 × 3a प्लस बी -2 इज इक्वल टू 7a माइनस बी आ जाएगा, है कि नहीं। तो 6a प्लस 2b -4 इज इक्वल टू क्या आ गया 7a - 7b। अब सबको उठा के इधर लेके आ गए, तो क्या आ गया हमारे पास 6a प्लस 2b -4 -7a प्लस 7b बराबर 0 आ गया, है कि नहीं। यानी ये दो टर्म को भी उठा के हम कहाँ लेके आ गए, इधर की साइड, ये तो पहले से ही थे, है ना। इन दोनों को, ये जो प्लस का a था वो क्या हो गया माइनस का, और ये जो माइनस वाला था ये क्या हो गया प्लस का। 6a में से 7a घट गया, माइनस का a बच गया कि नहीं बच गया, प्लस के 2b में से और प्लस का 7b कितना हो गया प्लस का 9b -4 बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे हमने क्या किया, अब इसको इसके साथ ले लेंगे, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 3a प्लस बी -2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ 9a 3b -6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। इसको इधर लेके आ गए, तो 9a प्लस 3b -6 -7a -7b इज इक्वल टू में 0, यानी ये कितना आ गया 2a और ये कितना आ गया b और b, ये कितना आ गया माइनस का 4b और -6 बराबर 0, यानी ये आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या निकाल देते हैं, इनकी ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। ये दो इक्वेशन बन गए कि नहीं बन गए, नहीं अभी तो हमने इक्वेशन नहीं बनाई है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, जब इनका क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको उतारो फिर आगे करवाता हूँ मैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी वो ये आ गई थी, है ना। हमने x और y की वैल्यू जो लिख दी, हमारे पास a1 a2 जो दो इक्वेशन थी उनकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है,
अब ये जो दो वैल्यू आई है इसमें हम क्या निकालते हैं, ए बी और एक की वैल्यू निकालती है ना, ए बी और एक की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या आ जाएगी, 2 3 1 2 करके, है कि नहीं। तो 2 यानी 9 और माइनस का 4 आ गया यहाँ पे। 3 की जगह क्या आ जाएगा -4 और -6, 1 की जगह -1 और 2 आ जाएगा, और फिर 9 एंड -4 ये आ गया। इसको लिखने की ज़रूरत तो होती नहीं है हमें। देखो ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेगा, 9 के मल्टीप्लाई 6 से तो -54 आ जाएगी, है कि नहीं। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू में, सही किया है ना। और क्या कहाँ पे प्लस करना है, अच्छा ये क्रॉस करना है। फिर ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू के लिए, माइनस का 8 आ गया, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 6 ही रह जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का जो पहले का था वो तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू में 1 ये 4 है ना, तो 4 माइनस 9 दूनी 18, ये आ गए हमारे पास, ये 3 वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास जो ए की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये कितना आ गया 70 माइनस का, और ये कितना आ गया बी की वैल्यू माइनस का 14, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 14, यही तो आया हमारे पास। अब इस बार ए को क्या कर देंगे, इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, एक बार ए को इसके साथ लेंगे तो ए की वैल्यू जो है ए अपॉन माइनस का 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 14, है ना। 70 एकम 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -70 अपॉन 14, यानी 14 पंचे 70, ये भी कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसी बी की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, इसके साथ ले लेंगे अब बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी अपॉन माइनस का 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा -14 अपॉन -14, ये पूरा कट गया एक बार में, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यही दो वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी ए और बी की। ठीक है, समझ में आ गया, चलो उतार लो। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड का सेकंड, वो क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, कि के की किस वैल्यू के लिए लीनियर पेयर के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास सेकंड का सेकंड के सेकंड की बात करते हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x + y इज इक्वल टू 1, एंड क्या दे रखा है हमारे पास 2k - 1 x + k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1, ये दे रखा हमें। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस दे रखी है, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, क्या है इसका। तो सबसे पहले जो a1 की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 3, b1 क्या दे रखा है 1, एंड c1 जो दे रखा है माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही a2 की बात करूँ तो 2k - 1, b1 की बात b2 की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा k - 1y, तो y की जगह तो ये हम वो लेते हैं, हम इसका कांस्टेंट टर्म लेते हैं। और ऐसे ही अगर मैं c2 की बात करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2k - 1, ये भी इधर चले जाएंगे दोनों, तो ये किस में बदल जाएंगे माइनस में, तो ऐसे ही कर देते हैं या तो 2k + 1। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब हमारे पास पता है कि इनका क्या है, नो सॉल्यूशन है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी हल नहीं है इनका, तो कोई भी हल नहीं होता तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, क्योंकि ये लाइन जो होती है वो क्या जाती है, पैरेलल जाती है। ठीक है, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया, तो ये जब पैरेलल जाएंगे तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। तो कट नहीं करेंगे तो एक भी सॉल्यूशन इनके x और y नहीं मिल पाएंगे। ठीक है,
चलो देखते हैं। तो जब इनके सॉल्यूशन नहीं है तो के की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है 3/2k - 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/k - 1 आ जाएगा। ऐसे ही नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1 इस तरीके से आ गया। तो इन दोनों को तो हम इक्वल रख सकते हैं, लेकिन इसको किसी के भी इक्वल में नहीं रखेंगे। तो सिर्फ इसको सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास 3/2k - 1 इक्वल टू 1k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। अब k वाला टर्म एक तरफ, अगर k वाला एक तरफ, तो 3k - 2k इज इक्वल टू -1 और प्लस का 3 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ठीक है, तो 3k में से 2k गया, 1k बच गया, और माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या दे देगा हमें 2 दे देगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी के की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, ऐसे हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का जो सॉल्यूशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन क्या है ये निकालते हैं हम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है थर्ड की, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जो हो जाएगी, सबसे पहले हमने क्या लिया, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 को लेते हैं पहले, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिया, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को लिया हमने, क्या लिया 8x + 5y इज इक्वल टू 9। और हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो चलो हम x की निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8x इज इक्वल टू 9 - 5y, यानी y वाले टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे ही क्या होगा, अब ये जो 8 बचा हुआ है कांस्टेंट, इसको हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में लेके चले जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड इक्वेशन में, यानी x का मान समीकरण, कौन से समीकरण में, 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से तो हमने निकाल ही दिया ना, समीकरण 1 से हमने ये निकाला x की वैल्यू। ऐसी x की वैल्यू जब निकाला तो हम उसी समीकरण में नहीं रखते, हम किस में हमेशा दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, ये रहा 3x + 2y इज इक्वल टू 4, यानी x की जगह पे हमें क्या रखना है, ये रखना है। तो 3 × 9 - 5y अपॉन 8 + 2y इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। 3 की मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये 27 - 15y अपॉन में 8 इज इक्वल टू प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसके नीचे भी कुछ नहीं, 1, इनका एलसीएम ले लिया 8, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 - 15y, ये तो ऐसे आ जाएगा, प्लस 8 को हमने क्या किया, 8 को डिवाइड किया 1 से, तो 8 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई फिर 2 से हो जाएगी तो 16y आ जाएगा बराबर 4। अब ये क्या आ गया 27, ये तो सिंपल सा हमारे पास क्या फ्रैक्शन दे रखा है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो कुछ नहीं करना कि 8 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 1 = 8 आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आ जाएगा।
तो 27 एकम 27, 15 एकम 15, ऐसे 8 दूनी 16 वाई आ जाएगा। अब माइनस का 15 प्लस का 16 कितना आ जाएगा, प्लस वाई बच जाएगा। और ये जो 8 है ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 32 आ जाएगा। यानी वाई की वैल्यू कितने आ गई, 32 माइनस 27 इज इक्वल टू 5। ये वाई की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू किस में रख दें, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण किस में, एक में रख दे, रखने पर तो अब y का मान क्या करते हैं, समीकरण एक में रखते हैं। तो y का मान समीकरण एक क्या कह रहा है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा यहाँ देखो, इक्वेशन फर्स्ट को जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया, इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था तो मेरे पास x की वैल्यू मिल गई थी। यहाँ x की वैल्यू ही में ही क्या रख देते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो वही है ना हमारे पास। 9 - 5 y की जगह पे y अपॉन में 8 ये आ गया। अब y की जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या, 5, इस 5 को हम क्या रखते हैं, यहाँ पुट करते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 - 5 इंटू 5 अपॉन 8, यानी x इज इक्वल टू 9 - 25 अपॉन 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस का अपॉन 8, यानी x की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2 और y की वैल्यू 5। ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये हो गया, x और y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारे पास यही वैल्यू आती है। अगर यही वैल्यू आती है तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन सही है। अगर यही वैल्यू नहीं आती तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो दे रखा था हमारे पास थर्ड का इक्वेशन क्या दे रखा था, 8x + 5y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। यानी a1 की जो वैल्यू दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, 8, b1 की 5 एंड c1 की माइनस का 9। ये इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये दे रखे ना, ठीक है। a2 3, b2 2, c2 -4, ठीक है। इसको देखते हैं, x, y और 1 है कि नहीं। x और y और 1, x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। चलो हम रखते हैं। तो सबसे पहले b1 b2 रखते हैं, 5 2 और ये c1 c2 -9 -4 और ये जा जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 8 3 और फिर अगेन 5 2। इस तरीके से आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 5 चौक 20 यानी 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 9 2 जा 18 यानी -9 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू y की वैल्यू निकालेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 9 इंटू 3 माइनस ऐसे ही -4 की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी, तो -4 इंटू 8 ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालते हैं, 8 2 जा 16 और -5 3 जा 15 ये आ गया हमारे पास। यानी x की वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास वो क्या निकल के आई है, -20, 5 चौक 20 माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 आ गया। ऐसी y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 9 27 -27 और माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 और ये कितना आ गया, 1/1, यानी ये निकल के आ गए हमारे पास, ठीक है। यानी अल्टीमेट वैल्यू जो x की आई है वो क्या आ गई, x अपॉन माइनस का 2 और यहाँ y अपॉन क्या आ जाएगा 5 और ये 1/1 आ गया, ठीक है। इस पूरे x की वैल्यू क्या रखते हैं, इसके साथ रखते हैं, तो x - 2 इज इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। ऐसी y की पूरी की वैल्यू इसके साथ रखते हैं, इस वाले के साथ 1/1 के साथ, तो y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। यानी x की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x 1 जा x और -2 1 जा -2, यानी x की वैल्यू -2 आ गई जो पहले भी आ रही थी, और जो y की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 5 1 जा 5 और y 1 जा y। यानी हमारे पास जो x और y की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, सेम आई है, जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया है या हमने
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किया है। दोनों मेथड से क्या होती है हमारी, चाहे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करूँ तब भी इनकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या है आज के लिए, बस इतना ही है। बाकी के 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट क्या करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे।